नमस्कार स्टूडेंट्स, ऑल यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है उनको अपन 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की 3 मेन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट कैटालिटिक प्रॉपर्टी, देन सेकंड अपन डिस्कस करेंगे टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टेंडेंसी टू फॉर्म अलॉयज बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। करेक्ट। तो जैसे हम जानते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है जो बिना किसी रिएक्शन में कंज्यूम हुए, बिना अपने आप में कोई स्टेबल और परमानेंट चेंज लाए हुए रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देता है। करेक्ट। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत सारी रिएक्शंस में एज कैटलिस्ट रिएक्ट करते हैं। एज कैटलिस्ट वो बिहेव करते हैं। बहुत सारी रिएक्शन देखी होगी, ऑर्गेनिक में आती है, इनऑर्गेनिक में आती है, जिसमें डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है आयरन है, कॉपर है, या इनके बहुत सारे कंपाउंड जो है वो एज कैटलिस्ट वो जो है बिहेव करते हैं, जिनको हम एरो के ऊपर लिखकर शो करते हैं। बहुत सारी रिएक्शंस है, जैसे हम देखें हेबर प्रोसेस है, N2+3H2 ये मिलके बना लेती है 2NH3। इसमें जो कैटलिस्ट आता है वो तो आयरन, और जो को कैटलिस्ट आता है उसको हम कहते हैं मोलिब्डेनम। ये नहीं है, बहुत सारी और भी रिएक्शन है। H2+I2 ये मिलके बना लेते हैं 2HI। इसमें प्लेटिनम जो है वो एज कैटलिस्ट रिएक्ट करता है। और भी हम रिएक्शंस देख सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस होती है, जैसे हम सैंड में रिएक्शन लें, डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन HCl या HBr के साथ कराएं अपन Cu2Cl2 या Cu2Br2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो हमें मिल जाता है क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। और भी रिएक्शंस है, जैसे कॉन्टैक्ट मेथड है, इसमें SO2+O2 दोनों एटमॉस्फेयर में होती है, लेकिन दोनों मिलकर SO3 नहीं बनाती। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। और इस रिएक्शन को कौन फास्ट करता है? इस रिएक्शन को फास्ट करता है V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। और भी बहुत सारी रिएक्शंस देख सकते हैं, जैसे डीकन प्रोसेस है। डीकन प्रोसेस में जो है क्या लेते हैं अपन, डीकन होती है HCl+O2। HCl+O2 ये मिलकर बनाती है H2O+Cl2। क्लोरीन बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, और इसमें क्या काम में आता है? इसमें आता है CuCl2। ये Cu2Cl2 है, ये CuCl2 है। क्यूप्रिक क्लोराइड, ये क्यूप्रस क्लोराइड। ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस होती है जिनमें अल्कोहल का डीहाइड्रोजनेशन है, उसमें कॉपर एक डी हाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट वर्क करता है, वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस है जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स या इनके कंपाउंड जो है ये एज कैटलिस्ट रिएक्ट कर रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस भी होती है, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन मेन फोकस करें हेट्रोजेनस कैटलिस्ट के फॉर्म। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये 2 टाइप से एज कैटलिस्ट जो है वो बिहेव कर सकते हैं। या तो ये हेट्रोजेनस कैटलिस्ट की फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है आयंस के बीच में, उसमें भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसके जो आयंस कहते हैं अपन, वो एज कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। उसको अपन थोड़ा बाद में देखेंगे कि इनके आयन रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे कैटलाइज करते हैं। अभी अपन मेन फोकस कर रहे हैं हेट्रोजेनस कैटलिस्ट की फॉर्म में ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनके जो कंपाउंड्स जो होते हैं ये कैसे कैटलिस्ट की फॉर्म में बिहेव करते हैं, यानी कैसे रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देते हैं बिना खुद में कोई परमानेंट चेंज लाए हुए। तो ये जो सभी अब देख पा रहे हैं यहाँ पे रिएक्शंस, ये हेट्रोजेनस कैटलिसिस की है। इनमें ये जो भी कंपाउंड्स आ रहे हैं जिनको अपन कैटलिस्ट बता रहे हैं, ये किस फॉर्म में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। या हम कह सकते हैं कि इनकी जो प्रोसेस है वो कौन सी है? हेट्रोजेनस कैटलिसिस है। हेट्रोजेनस कैटलिसिस क्या होती है? हेट्रोजेनस कैटलिसिस होती है कि जिसमें रिएक्टेंट और दूसरा आता है कैटलिस्ट, दोनों की जो फिजिकल स्टेट होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए। फिजिकल स्टेट डिफरेंट होनी चाहिए। अब हमें पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है, ये मोस्ट ऑफ द मेटल्स, नाम ही मेटल्स ले रहे हैं, तो ये सॉलिड स्टेट में होगी। मेटल सॉलिड स्टेट में होती है सब, और इनके जो कंपाउंड्स लेंगे अपन वो भी किस स्टेट में होंगे? सॉलिड स्टेट में होंगे। तो जो कैटलिस्ट है यहां पर, ये किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में है सब। ये कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। जबकि रिएक्टेंट जो अपन ले रहे हैं वो मेनली है तो गैसियस या फिर लिक्विड है। जैसे यहां पर N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अपन बात करें, दोनों गैस है। H2 और I2 ये दोनों गैसियस है। करेक्ट। यहां आयोडीन सॉलिड होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर, लेकिन ये गैसियस फॉर्म में यहां पे रिएक्ट करता है। SO2 और O2 ये दोनों गैसेस है। HCl यहां पर लिक्विड, O2 क्या है? ये गैस है। तो रिएजेंट जो है वो अपन लिक्विड या गैसियस स्टेट में ले रहे हैं, और जो कैटलिस्ट है वो कौन से स्टेट में ले जा रहे हैं? सॉलिड स्टेट में। तो ये जो कैटलिस्ट है वो सब कौन सी कैटलिसिस शो करते हैं? इनकी जो प्रोसेस है कैटलिसिस की, रिएक्शन की रेट को फास्ट करने की, वो कौन सी होगी? हेट्रोजेनस कैटलिसिस। तो ये हेट्रोजेनस कैटलिसिस शो करते हैं। तो यहां अपना जो मेन एम है
वो कैटलिस्ट की फॉर्म में नहीं है, अपने को इनको लर्न नहीं करना है। ये तो एक टिपिकल गैसेस के जो कैटलिस्ट है जो अपने यहाँ पे लिखे हैं, ये तो हमें आनी चाहिए। डी ब्लॉक से भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। कैटलिस्ट एक तरफ रिएक्शन होती है, एक तरफ कैटलिस्ट होता है, उनको मैच करने का। बाकी कैटलिस्ट को लर्न करना वो तो रिएक्शन वाइज लर्न होता है, जितनी रिएक्शन अपने को लर्न होगी उस हिसाब से उनके कैटलिस्ट भी लर्न होते रहेंगे। वो अपना मेन एम नहीं है। यहां पर मेन एम ये है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उनके जो कंपाउंड्स जो है ये कैटलिक रिएक्टिविटी शो क्यों करते हैं, इनका ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये कैटलिस्ट की फॉर्म में बिहेव कर पाते हैं। सारे कंपाउंड्स तो कर नहीं पाते। मोस्ट ऑफ द ये जो कैटलिस्ट अपन लेते हैं ये हेट्रोजेनस कैटलिसिस में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा क्या होता है कि ये कैटलिस्ट की फॉर्म में बिहेव कर पाते हैं, इनमें कैटालिटिक रिएक्टिविटी आती क्यों है, उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। वो अपने जस्टिफाई करना पड़ता है हमें कि ऐसा क्यों होता है। कैटलिक रिएक्टिविटी आती है, ये सब जानते हैं, ये क्वेश्चन में भी गिवन होगा। क्वेश्चन में नहीं पूछेगा कि कैटलिक रिएक्टिविटी शो करते ही नहीं करते, ट्रू है या फॉल्स। क्वेश्चन में गिवन होगा ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स कैटलिक रिएक्टिविटी शो करते हैं, जस्टिफाइड कि ऐसा क्यों होता है। करेक्ट। तो इसी क्वेश्चन को अपन दोनों फॉर्म में लेंगे कि हेट्रोजेनस कैटलिसिस में और इसके बाद में देखेंगे रेडॉक्स में। रेडॉक्स का भी एक दो एग्जांपल लेके उसमें भी देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस को इनके आयंस कैसे कैटलाइज करते हैं। पहले अपन देखते हैं हेट्रोजेनस कैटलिसिस के बारे में। तो इसके लिए हमें कैटलिस्ट का जो पार्ट है, हालांकि यहां का मेन इस कॉन्टेक्स्ट का मेन जो है पार्ट नहीं है, वो हम कैटलिस्ट जब पढ़ते हैं उस समय देखा जाता है, लेकिन उसका थोड़ा सा रेफरेंस यहां पर लेना जरूरी है। नहीं अभी अपन जो लाइन जिसमें स्टेट करूंगा और वो उस हिसाब से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी, न वो समझ में आएगी। तो पहले उसका हम बेसिक देखते हैं। तो जैसे हम इसमें दो चीजें जो है एक्स्ट्रा बेसिक से वो हमें पहले देखनी होगी। पहले एक तो आरएनएस कंसेप्ट, आरएनएस थ्योरी अपन देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स में आती है, लेकिन यहां से थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो इसमें ग्राफ होता है, ग्राफ होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम केवल इसका रेफरेंस ले रहे हैं, बेसिक जान ले ताकि फिर हम इसको जस्टिफाई कर सके कि ये हेट्रोजेनस कैटलिसिस जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उन कंपाउंड्स में क्यों आता है। तो ये थ्योरी ये स्टेट करती है कि जैसे यहां पर ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की है, ये किसकी है, प्रोडक्ट की है। प्रोडक्ट की एनर्जी यदि कम होगी रिएक्टेंट से तो नीचे आ जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, यदि ज्यादा होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन में जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी अब्जॉर्व करते हैं और प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ जाती है तो प्रोडक्ट यहां पे आ जाएगा। करेक्ट, वो तो थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से कि ये इसके ऊपर आएगा, नीचे आएगा। अब इसके बीच में क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो पाथ है ये कैसा होगा, ये बताती है काइनेटिक्स। आरएनएस थ्योरी ये कहती है कि जाना तो हमें यहां से यहीं पे है, लेकिन रास्ता सीधा नहीं होता, ये रास्ता यूं होता है, ये माउंटेन से होकर हमें जाना पड़ता है। पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है, यहां पर आकर इनकी एनर्जी हाईएस्ट हो जाती है और इस हाईएस्ट एनर्जी पे एक टेम्परेरीली एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इसमें होता क्या है, देखो ओवरऑल यदि अपन देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन में कुछ बॉन्ड टूटते हैं और नए जो बॉन्ड होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें पुराने जो बॉन्ड होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वो भी थोड़े बहुत प्रेजेंट रहते हैं पार्शियली, और जो नए बॉन्ड बनने होते हैं प्रोडक्ट में वो भी पार्शियली प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले H2+I2, तो ये H बॉन्ड H और I बॉन्ड I है रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट में कौन सा बॉन्ड होगा, प्रोडक्ट में बॉन्ड होगा H बॉन्ड I, H बॉन्ड I, यानी हमें ये बॉन्ड तो तोड़ने होंगे दोनों H बॉन्ड H और I बॉन्ड I का, और H और I के बीच में एक नया बॉन्ड बनाना होगा। इसके लिए ये धीरे धीरे बॉन्ड टूटते रहेंगे और ये नया बॉन्ड बनता रहेगा, और एक ऐसी स्टेट आएगी जिसमें पुराने जो बॉन्ड है H बॉन्ड H ये भी पार्शियली प्रेजेंट रहेंगे, और जो नए बॉन्ड बनने वाले हैं H और I के बीच में भी पार्शियली प्रेजेंट होगा। तो पहले ट्रांजिशन स्टेट अचीव करनी पड़ती है, जो मॉलिक्यूल्स ट्रांजिशन स्टेट अचीव कर लेते हैं वही प्रोडक्ट बना पाते हैं, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती वो प्रोडक्ट नहीं बनाता। अब इस बेसिक को यहां पर लाते हैं कि ऐसा यदि मान लो कि ये रिएक्शन हो रही है, अब इसमें ये विदाउट कैटलिस्ट है, दिस इज विदाउट कैटलिस्ट। अब इसी रिएक्शन में यदि अपन प्लेटिनम ले लेते हैं, जैसे ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, प्लेटिनम की, अब ये विदाउट प्लेटिनम अब ये रिएक्शन करा रहे हैं तो ये पाथ ऐसा होगा, ये पाथ इस तरह से होगा। अब मान लो कि हमने कैटलिस्ट इसमें प्लेटिनम डाल दिया, इसमें यही रिएक्शन अपन किसकी प्रेजेंस में कराई, प्लेटिनम की प्रेजेंस, तो क्या होगा, प्लेटिनम में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि वो इस रिएक्शन को फास्ट कर देगी।
काइनेटिक्स में तो सीधा लिख देते हैं कि यहाँ पे ये जो इसका जो माउंटेन का जो पीक हो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ये जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, इसकी अमाउंट जो कम हो जाती है, वो ठीक है। उसको हम कनेक्ट करेंगे मेटल की खुद की स्ट्रक्चर से कि रिएक्शन में वो किस तरह से पार्टिसिपेट करती है कि इस माउंटेन की पीक को वो कम कर दे। तो जैसे मान लो ये हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है, हेट्रोजेनस कैटलिसिस में पार्टिसिपेट करने वाला कैटलिस्ट है, जैसे प्लेटिनम मान लेते हैं, ये प्लेटिनम है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब यहां पर क्या होगा, ये प्लेटिनम है, इसकी सरफेस पर H2 और I2 जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये एडजॉर्ब होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब करते हैं, अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब करते हैं, अपनी सरफेस पर वो क्या करते हैं, उनके साथ टेम्परेरीली बॉन्ड बना लेते हैं, टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं। और टेम्परेरी बॉन्ड बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, वो अपने इनर डी इलेक्ट्रॉन्स का, इनर डी इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके। अब उसमें इनर डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अब हमने देखा था उसमें, यदि इससे पहले का अपन देखें कुछ पॉइंट्स जो मेल्टिंग पॉइंट के थे, जो थे ऑक्सीडेशन स्टेट के थे, उसमें हमने देखा था कि इनके जो 4s के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ns के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके साथ साथ में n-1d के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वही बेसिक यहां से ओरिजिन जो होगा, सोर्स वो यहीं से बनेगा कि अपने इनर डी इलेक्ट्रॉन्स को भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा लेते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेरिएबल नंबर में दिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि सारे के सारे डी इलेक्ट्रॉन एक साथ दे दिए जाए। जैसे Mn की बात करते हैं, Mn में D5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पांचों में से 1 2 या 3 या 4 या 5, ठीक है, किसी भी नंबर में वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है बॉन्डिंग के लिए। यही इनका ओरिजिन रीजन है। तो हम कहेंगे कि इसमें जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके मेटल्स के, इनके कंपाउंड्स के इनर जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दिए जाते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ टेम्परेरी बॉन्ड बनाने के लिए, टेम्परेरीली बॉन्ड बनाने के लिए। उससे होगा क्या, ये टेम्परेरी बॉन्ड बन गया तो ये H बॉन्ड H और I बॉन्ड I जो है ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा, ये इसको खींचेंगे तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, वीक हो जाएगा तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, अब ट्रांजिशन स्टेट जो है इस कैटलिस्ट की सरफेस पर ही बन जाएगी। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें H बॉन्ड H और I बॉन्ड I भी टेम्परेरीली रहेंगे पार्शियली, और H बॉन्ड I भी बन जाएगा। तो अब ये जो स्टेट बन रही है ट्रांजिशन स्टेट, ये कम एनर्जी पे ही बन जाएगी, क्योंकि पहले हमें इसका ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ना था। अब थोड़ा बहुत वीक तो इसने कैटलिस्ट ने इसको कर दिया। तो इस बॉन्ड को इस स्टेट में लाने के लिए जिसमें H बॉन्ड H और I बॉन्ड I पार्शियली बने हुए हैं, पार्शियली वो टूट गए, पार्शियली तोड़ना है। अब पार्शियली तोड़ने के लिए एनर्जी देनी है, करेक्ट। अब वो एनर्जी कहां से आएगी, या तो हम किसी जो है एक्सटर्नल फैक्टर से, टेम्परेचर से इनसे दे, और उसमें क्या होगा, या फिर हम क्या करें, कैटलिस्ट ले ले। तो कैटलिस्ट क्या करता है, जैसे ये रिएक्टेंट्स को खींच रहा है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है उनको वीक बना देगा, उनको वीक बनाएगा। तो उनको वीक बनाकर ट्रांजिशन स्टेट तो अपने आप आ जाएगी, उसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी नहीं। एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस बॉन्ड को वीक ही तो बनाना है। अब ये वीक कौन बना रहा है, इस बॉन्ड को वीक कौन बना रहा है, कैटलिस्ट, क्योंकि उनके साथ वो टेम्परेरी बॉन्ड बना रहा है। अब ये इधर बॉन्ड बनाएंगे तो आपस में जो इनकी बॉन्डिंग की पार्टिसिपेटिंग है वो तो वीक होगी। I एक ही तो बॉन्ड बना सकता है। अब यदि वो एक बॉन्ड इधर से बनाने लग गया पार्शियली, तो इसके साथ जो बॉन्ड बना रहा था वो वीक होगा। जैसे हाफ बॉन्ड इधर बना लिया, हाफ इधर बना लिया, ये वीक होगा। तो यही तो चाहिए हमें ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए। उसके लिए फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो काम कौन कर देगा, कैटलिस्ट कर देगा। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये जो ग्राफ है वो इधर से आएगा, ये आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, करेक्ट। तो इसको यदि अपन जस्टिफाई करना चाहें कि अब हेट्रोजेनस कैटलिसिस की फॉर्म में डी ब्लॉक एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स जो होते हैं वो कैटलिक रिएक्टिविटी क्यों शो करते हैं, अब हमें समझ में आ जाएगा इतना पढ़ने के बाद में। जैसे हम डायरेक्ट स्टेट करते तो लाइन समझ में नहीं आती। लाइंस 3 है, उसमें हम क्या लिखेंगे कि दे यूज देयर इनर डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यू कैन राइट दीज लाइंस in the justification that why they show catalytic reactivity। 3 ही लाइन लिखनी है बस। पहला तो ये क्या है, they use their inner d electrons, they use their inner d electrons in making temporary bond with reactant molecules, temporary bond with reactant molecules, hence the transition state is achieved at comparatively less energy, comparatively less energy, hence the reaction rate is
reaction rate is increased. The rate of reaction is increased. That's why they show catalytic reactivity. Correct? कि अपने इनर डी इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ टेम्परेरी बॉन्ड बना लेते हैं. टेम्परेरी बॉन्ड बना लेते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट आती है वो कंपैरेटिवली लेस एनर्जी पे आ जाती है, कम एनर्जी पे आ जाती है. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रिएक्शन होगी वो जल्दी हो जाएगी. ट्रांजिशन स्टेट कम एनर्जी पे आ रही है तो ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे. तो इस तरह से ये क्या करेंगे, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देंगे. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो पहले यहां से लुढ़क के यहां पे आ रहे थे, अब वो भी यहां से चढ़ के इधर पहुंच जाएंगे. एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो जिन मॉलिक्यूल्स में कंपैरेटिवली लेस एनर्जी होगी वो भी अब प्रोडक्ट में बदल जाएंगे. तो इस तरह से ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं. और ये टेम्परेरी बॉन्ड भी बनाते हैं. इससे क्या फायदा होगा, परमानेंट भी नहीं बनाते. करेक्ट? ऐसे तो हम बताते हैं कि इनके साथ तो बॉन्ड और भी बना सकता है, लेकिन वो परमानेंट बॉन्ड होगी. ये टेम्परेरी बॉन्ड, ये टेम्परेरी होना चाहिए. टेम्परेरी के हिसाब से क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से जैसे H बॉन्ड I के बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो ये बॉन्ड यहां से टूट भी जाएगा क्योंकि टेम्परेरी तो है. तो प्रोडक्ट भी तो हमें अचीव होना चाहिए. इसलिए कैटालिटिक रिएक्टिविटी शो करते हैं. अब हेटेरोजेनस कैटालिसिस के बाद में हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी कि रेडॉक्स कैटलिस्ट. ये जो डी ब्लॉक के जो आयंस होते हैं वो ज्यादातर रेडॉक्स जो कैटालिसिस होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस होती है, उनकी रिएक्शंस को फास्ट करता है. अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये एक से ज्यादा टाइप के आयन बना सकते हैं. तो ये फैसिलिटेट करता है इलेक्ट्रॉन को एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में ट्रांसफर करने के लिए. करेक्ट? अब इतना समझ में नहीं आएगा, इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे. जैसे मान लो हम एक रिएक्शन लेते हैं, पेरोक्सो डाइसल्फेट. सल्फेट क्या होता है, सल्फेट होता है SO4 2-, ये सल्फेट होता है. अब पेरोक्साइड बॉन्ड से दो सल्फेट को जोड़ दें तो दो सल्फेट क्या हो जाएगा, H2O8 H2O8. इसको डबल कर दिया मैंने, लेकिन चार्ज डबल नहीं होगा, चार्ज 2- ही रहेगा. क्योंकि जब पेरोक्सो डाइसल्फेट बनता है तो O बॉन्ड O शेयर होता है, जिसमें दो ऑक्सीजन पे जो माइनस चार्ज होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से नहीं आता. करेक्ट? यह है पेरोक्सो डाइसल्फेट. तो पेरोक्सो डाइसल्फेट, पेरोक्सो डाइसल्फेट, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम आयोडाइड आयन के साथ. एक्वस सॉल्यूशन में इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं. अब इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा इसमें दो तो बनेंगे सल्फेट आयंस 2SO4 2-, और जो I- है ये कन्वर्ट हो जाएगा I2 में. दो I- लेंगे, ये क्या बना लेंगे, I2 गैस बना लेंगे. करेक्ट? ये रिएक्शन है. ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है. रेडॉक्स किस हिसाब से है, तो इसका जो कंसेप्ट लेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं. दैट लियो शेर जो होता है वो घुर्राता है, उसकी आवाज होती है ऐसे. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. तो यहां से यदि अपन देखते हैं, मतलब इतना तो पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन में नहीं जाना, केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इसमें. अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है, यहां से यहां. जब I- दो इलेक्ट्रॉन देगा, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तभी तो उस पर माइनस चार्ज हटेगा, और माइनस चार्ज हटके वो न्यूट्रल होगा और क्या बना लेगा, I2. यदि इसमें देखते हैं अपन H2O8, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक किया तो क्या बन जाएगा, 2SO4. 2SO4 से मिलके तो बना, यदि अपन चार्ज नहीं देखते हैं तो ये 2SO4 ही तो है. लेकिन चार्ज अब इससे इसमें आते हैं तो इसको दो इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे, क्योंकि यहां पे 2- ही है, और 2SO4 2- में कितना है, 4- है. 2 × 2 4-. तो इसको ये बनाने के लिए देखो, इसको तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने होंगे और इसको क्या करने पड़ेंगे, दो इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे. तो ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन देता है उन्हीं को तो ये गेन करता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम आयोडाइड टू पेरोक्सो डाइसल्फेट. ये रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन है. करेक्ट? तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वही रेडॉक्स होता है. जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका रिडक्शन हो जाता है, जो गेन करता है उसका रिडक्शन होता जाता है, जो देता है डोनेट करता है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. करेक्ट? अब ये रिएक्शन स्लो होती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इतना इजीली नहीं होता. अब ये रिएक्शन यदि फास्ट नहीं होगी, जैसे मान लो कि हम एक कैरियर ले लेते हैं, एक कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहां से यहां ले जाए, तो क्या रिएक्शन फास्ट नहीं होगी. इसमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है आयोडाइड से पेरोक्सो डाइसल्फेट में, यदि अपन फैसिलिटेट करवा देते हैं, इसको फैसिलिटी दे देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की किसी कैरियर के थ्रू, तो क्या जल्दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे. और ये जो फैसिलिटी देगा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की, ये कौन देगा, Fe ट्राई पॉजिटिव है.
Fe ट्राई पॉजिटिव आयन। Fe ट्राई पॉजिटिव आयन लेंगे तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। नाउ दिस रिएक्शन विल फास्ट। क्यों होगी? देखो Fe ट्राई पॉजिटिव क्या है? Fe ट्राई पॉजिटिव यहां से 2 इलेक्ट्रॉन पहले इससे लेगा और फिर इसको दे देगा और खुद वैसे वैसे रह जाएगा, इसीलिए तो कैटलिस्ट है। पहले हम कह रहे हैं जो आयोडाइड आयन है उससे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचाने हैं? पेरोक्सो डाइसल्फेट में। तो आयोडाइड ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? फेरिक को दे दिए। कह दिया कि इन इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचाना है? पेरोक्सो डाइसल्फेट। तो ये क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को यहां से पिक करेगा, उसके बाद यहां छोड़ देगा, खुद फ्री, खुद वैसे वैसे फिर Fe ट्राई पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो 2I माइनस की पहली रिएक्शन होगी Fe ट्राई पॉजिटिव के साथ, और Fe ट्राई पॉजिटिव इससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब एक ट्राई पॉजिटिव तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो 2 Fe ट्राई पॉजिटिव लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा? Fe डाई पॉजिटिव। Fe डाई पॉजिटिव, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो प्लस चार्ज कम हो जाएगा, Fe डाई पॉजिटिव, फेरिक क्या बन गया? फेरस बन गया। और इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या बन जाएगा? I2। और ये इसको बनना था, I2 इसको बनना था। अब इसने इससे इलेक्ट्रॉन लेके I2 तो बना दिया, अभी आधा काम हुआ है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को कहां पहुंचाना है? पेरोक्सो डाइसल्फेट। अब जो Fe डाई पॉजिटिव है, Fe डाई पॉजिटिव, या जिनको कह सकते हैं अपन 2 इलेक्ट्रॉन सहित Fe ट्राई पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन सहित Fe ट्राई पॉजिटिव आयंस, वो इसके साथ रिएक्शन करेंगे। इन्होंने जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे यहां से वो इसको दे देंगे, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये क्या बना लेगा? H2SO4 2 माइनस, और ये वापस बना लेगा Fe ट्राई पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन दिए, ये इसके तोड़े थे, जो इसके आयोडाइड का आयन थे जो यहां पे पहुंचाने थे, इसने टेम्परेरी ये लिए और फिर इसको ट्रांसफर कर दिया वापस किसको? H2O4 2 माइनस को, पेरोक्सो डाइसल्फेट। उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बना लिया। 2SO4 तो ये है ही, 2 माइनस था, 2 इलेक्ट्रॉन का 2 माइनस और हुआ 4 माइनस, 2 इंटू 2 4 माइनस हो गया, और वापस ये Fe ट्राई पॉजिटिव हो गया। करेक्ट? तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इनका जो आयंस होते हैं वो एक से ज्यादा टाइप के बन सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन और डोनेट कर सकते हैं, और अपने आयन से दूसरा आयन जो होता है वो इजीली बना सकते हैं। जैसे Fe ट्राई पॉजिटिव डाइपॉजिटिव ट्राई पॉजिटिव जो कन्वर्जन होता है बहुत ईजी होता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को रेडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जाता है। रेडॉक्स में यही तो होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या कहती है? एक स्पीशीज दूसरी को इलेक्ट्रॉन देती है, डोनेट करती है, ऑक्सीडेशन गेन करता है, वहां पे रिडक्शन। अब ये जो ट्रांसफर है इसको ये फैसिलिटेट कर सकते हैं डी ब्लॉक के आयंस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कम ऑक्सीडेशन स्टेट का आयन भी बना सकते हैं, फिर वापस इलेक्ट्रॉन देके अपना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का आयन भी इजीली बना सकते हैं। इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन को जो है कैटलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजी बनाकर रिएक्शन की रेट को फास्ट बना देता है। अब ये इनमें क्यों हो रहा है? क्योंकि यही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब ये जिस क्वेश्चन आ जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन में ये क्यों शो करता है, अब जो स्टार्टिंग की 3 लाइन थी अब इजीली समझ में आ जाएगी। वही 3 लाइन स्टार्टिंग में कही थी जब अपने ये पॉइंट स्टार्ट किया था रेडॉक्स कैटलिस्ट का, कि डी ब्लॉक आयंस बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स so they can facilitate the transfer of electron from one species to another species in redox reaction. Correct? Means they make easy the transfer of electron from one species to another species in redox reaction. That's why they increase the rate of reaction in redox reaction. इसलिए वो redox reaction की rate of reaction होती है उसको बढ़ा देते हैं। करेक्ट? अब यहां पे अपन ने देखा चाहे रेडॉक्स कैटलिस्ट ले लें, चाहे इससे पहले की बात कर ले हेटेरोजेनस कैटलिसिस। अब इसमें तो इसकी प्रॉपर्टी बता दे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा है, इसलिए कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे हैं। क्या और दूसरी मेटल्स ऐसा नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि जो इनमें प्रॉपर्टी वो इनमें नहीं होती है। क्या यहां पे अपन Na+ ले ले तो ये वैसा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। Na+ क्या या Na डाई पॉजिटिव Na+ जैसे कोई आयन बनता है उसमें एक ही तो आयन बनता है, और Na+ लेके यहां से यदि मान लो उसको इलेक्ट्रॉन देके Na बना देते हैं तो फिर Na जो है इतना इजीली यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। Na जो है वो अपनी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन देकर और गेन करके, और दूसरे आयन भी नहीं कर सकते ट्रांजिशन मेटल्स के अलावा। इसलिए इन रिएक्शन में ट्रांजिशन मेटल ही ऑप्शन होता है। इससे पहले हेटेरोजेनस में देखा तो हेटेरोजेनस में जो टेम्परेरी बॉन्ड बन रहे थे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ में, और ट्रांजिशन स्टेट जो अपन कह रहे थे इजीली आ रही थी, क्या दूसरे कंपाउंड्स ऐसा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जो है पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी नहीं होती, ऑप्शंस नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। जैसे Na एक बॉन्ड बनाएगा एक ही बनाएगा, यहां पर ऐसा नहीं है। Mn 2 से लेकर 7 तक बॉन्ड बना सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 5 6 7 तक इलेक्ट्रॉन दे सकता है।
इसलिए वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ अपने इनर डी इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके टेम्परेरी बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए ट्रांजिशन स्टेट जल्दी आती है, इजीली आती है, कम रिएक्शन, कम एनर्जी खर्च करके ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है, रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, इसलिए कैटालिटिक रिएक्टिविटी शो करती है इन हेटेरोजेनस कैटालिसिस एंड इन रेडॉक्स रिएक्शंस बोथ। तो इनके कैटालिटिक प्रॉपर्टी है यहां पर कंप्लीट हुई। अब सेकंड जो अपन ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब इसमें अपने पास 2 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, और दूसरा ये कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करती है। तो ये क्या एक टाइप के कंपाउंड्स है। कंपाउंड जैसे अपन जानते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट जुड़े हुए रहते हैं केमिकली, उसको कंपाउंड कहा जाता है। अब इनमें क्या होता है कि इनमें जो कंपाउंड में हम एलिमेंट लेंगे उनमें से एक तो होगी ट्रांजिशन मेटल, और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो छोटे साइज के जो एटम होते हैं जिनके, जैसे बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनमें से होगा। तो ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड किस किस से मिलकर बना है, ये मिलकर बना है ट्रांजिशन मेटल और इनमें से कोई एक एलिमेंट। ठीक है, तो ये 2 एलिमेंट जुड़ जाएंगे, एक तो ट्रांजिशन मेटल का एलिमेंट जुड़ेगा, कोई भी ट्रांजिशन मेटल हो, और एक इनमें से एक एलिमेंट जुड़ेगा। फिर ये दोनों एलिमेंट जुड़ के एक कंपाउंड बनाएंगे। एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कंपाउंड कहा ही जाएगा उसको। तो इसको जो कहते हैं अपन, वो कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब कंपाउंड तो समझ में आ गया कि ये एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 एलिमेंट जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको कंपाउंड कह दिया। अब इंटरस्टिशियल क्यों कहा है, इसका जो वर्ड है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये जो नाम है इसको क्यों दिया गया। तो देखो ट्रांजिशन मेटल्स जो है ये सभी सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम जानते हैं कि पार्टिकल्स का एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, और पार्टिकल जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। अब कॉम्पैक्टली पैक्ड होने के बाद में भी उनके बीच में कुछ स्पेस बचा हुआ रहता है, कुछ फ्री स्पेस रहता है, जिसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये ट्रांजिशन मेटल के पार्टिकल्स है। ये इनका क्रिस्टल लैटिस हो गया, यानी कि इनकी डेफिनेट या फिक्स अरेंजमेंट हो गई, और इनके पार्टिकल्स के बीच में ये जो जगह बची है इसको कहेंगे हम इंटरस्टिशियल स्पेस। अब होता क्या है कि इन मेटल्स का जो क्रिस्टल लैटिस है, ये इनका क्रिस्टल लैटिस हो गया, तो इनका जो क्रिस्टल लैटिस है उनके इंटरस्टिशियल स्पेस में, क्योंकि ये बहुत कम है स्पेस, इसमें छोटे साइज के एटम आकर फिक्स हो जाते हैं। ये छोटे साइज के एटम या इनमें से कुछ भी मान लें अपन, ये इसमें आकर फिट हो जाते हैं और इस तरह एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब क्योंकि ये जो एलिमेंट है, स्मॉल साइज के जो एटम है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट हो रहे हैं, इसलिए इन कंपाउंड्स को हम नाम दे रहे हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। करेक्ट। तो इस तरह से हम बताएंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्या होता है, जो ट्रांजिशन मेटल होती है उसका जो क्रिस्टल लैटिस है, उसके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में छोटे साइज के जो एटम होते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई भी एटम आकर फिट हो जाते हैं और इस तरह एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाता है। अब ट्रांजिशन मेटल से क्यों बनाते हैं, पहला क्वेश्चन तो हो गया कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है। दूसरा सवाल यह है कि ये ट्रांजिशन मेटल ही क्यों बनाती है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के बीच का जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वो इन एटम्स की साइज के इक्वल होता है। तो इस स्पेस में ये जो साइज के एटम ये आके फिट हो जाएंगे। ये स्पेस ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो फिट नहीं हो पाएगा, कम भी नहीं होना चाहिए, कम होगा जैसे किसी लैटिस को हम बनाएंगे और उसमें इतना स्पेस है ही नहीं कि जिसमें पार्टिकल आ सके, तो फिर ये कंपाउंड कैसे बनेगा, ये बनेगा ही नहीं। ज्यादा स्पेस हो तो ये फिट नहीं हो पाएंगे, जैसे इतना स्पेस हो और ये एटम इसको फिट करना चाहे तो यहां पे फिट नहीं होगा। तो ये जो फिटिंग है इनकी वो किसके साथ होती है, ट्रांजिशन मेटल्स के साथ। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स का जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच का जो खाली जगह होती है, वो स्पेस ये जो छोटे साइज के एटम है इनके साइज के बराबर होता है। तो ये जो एटम है वो इस स्पेस में जाकर फिट हो जाते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं जिनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये हुआ। अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज कि इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है। तो देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में ये मेटल्स का कंपाउंड है, मेटल में छोटे साइज के जो एटम है ये अपने और फिट कर दिए। तो
एक चीज तो यहां से क्लियर है कि अब कॉम्पैक्ट जो पैकिंग है वो ज्यादा हो गई, कॉम्पैक्ट जो पैकिंग है वो ज्यादा फर्मली हो गई। पहले पार्टिकल के बीच में जो स्पेस था अब वो भी कवर हो गया, यानी पार्टिकल अब ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड हो गए, तो यानी अब जो कंपाउंड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी ज्यादा हार्ड होगा। हार्डनेस किस चीज पर डिपेंड करती है, हार्डनेस डिपेंड करती है पार्टिकल्स के बीच की क्लोज पैकिंग पर और उनके बीच के बनने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स पर, पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स पर। तो यहां पर क्या था, जो मेटल है उससे अपन कंपैरिजन करें तो मेटल में पहले स्पेसेस थे जहां पे पार्टिकल नहीं आ रहे थे, उनके मेटल के खुद के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब ये पार्टिकल्स आने के बाद में क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस जो बचा हुआ था वो भी कवर हो गया, तो पार्टिकल्स ज्यादा क्लोजली पैक्ड हो गए, ज्यादा पास पास आ गए और ज्यादा क्लोजली पैक्ड होने से इनके बीच में जो अब फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लगेगा मेटल मेटल के कंपैरिजन। प्योर मेटल से यदि अपन कंपेयर करें तो प्योर मेटल से यहां पर कॉम्पैक्टली पैकिंग ज्यादा है, देख सकते हैं अपन यहां पे ज्यादा स्पेस था, इतने पास पास में थे, यहां पार्टिकल ज्यादा पास पास है, यहां पर जो इंटर मोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये जो कंपाउंड होंगे वो इनके पेरेंट मेटल की तुलना में ज्यादा हार्ड होंगे। ट्रांजिशन मेटल ऑलरेडी हार्ड होती है, ये कंपाउंड बनने के बाद में ये छोटे साइज के एटम इनके फिट हो जाने के बाद में जो कंपाउंड बनेगा उसके बाद में उनकी हार्डनेस और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बढ़ जाता है। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि दे हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट एंड हार्डनेस देन देयर पेरेंट मेटल। फर्स्ट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मोर हार्डनेस देन पेरेंट मेटल, करेक्ट। जैसे प्लेटिनम का कोई ट्रांजिस्टर इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना उसकी हार्डनेस प्लेटिनम से ज्यादा होगी, आयरन का बना है उसकी हार्डनेस आयरन से भी ज्यादा होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट आयरन से ज्यादा होगा। सेकेंड, इनकी हम देखें कि इनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, अब मेटल की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होती है, ये मेटल से तो मिलके बने, मेटल और ये छोटे छोटे एटम और जुड़ गए, तो मेटल कंडक्टिविटी क्यों शो करती है, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और वो मूव करते रहते हैं अंदर। अब उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भी वो भी ऐसे कैसे मूव करेंगे। तो इसका मतलब इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो उतनी होगी जितनी की पेरेंट मेटल की थी, जितनी की पेरेंट मेटल की थी। जैसे मेटल हम देखें, मेटल बनी होती है किस किस की, आयंस की और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, आयंस की और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे आयरन देखें तो आयरन बनी होगी Fe2+ आयंस की और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ये इनमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब ये छोटे साइज के जो मेटल्स एटम्स हैं, जैसे मान ले कि हाइड्रोजन इनमें आगे फिट हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो पहले मूव कर रहे थे उनके मूवमेंट पे इस पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनसे। तो जितना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनके पेरेंट मेटल शो कर रही थी उतनी की उतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंपाउंड भी शो करेंगे। तो देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज सेम एज पेरेंट मेटल, करेक्ट। नेक्स्ट है इनकी प्रॉपर्टी देखें अपन, तो इनकी केमिकली इनएक्टिव, दे आर केमिकली इनएक्टिव। थर्ड इज दे आर केमिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव होने चाहिए क्योंकि जहां अपन लिख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट हाई है, हार्ड है, क्योंकि कॉम्पैक्ट पैकिंग स्ट्रॉन्ग, कॉम्पैक्ट पैकिंग ज्यादा है, पार्टिकल पास पास में, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग है। तो हम जानते हैं केमिकल एक्टिविटी के लिए क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो बॉन्ड होता है किसी भी रिएक्टेंट के अंदर पहले से जो प्रेजेंट बॉन्ड है उनको ब्रेक करना होता है। तो यहां हम कह रहे हैं कि जब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गए, मेटल में ये छोटे छोटे एटम आगे फिक्स हो गए, तो इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में अब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो स्ट्रॉन्ग हो गया, वो पहले अपन स्टेट कर चुके हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो इस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी रिएक्शन में इनको पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसका मतलब ये रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये क्या होंगे, केमिकली इनएक्टिव होंगे, करेक्ट। तीन प्रॉपर्टी होगी। चौथी यदि अपन देखते हैं तो दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, दे आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक टाइप। यहां थोड़ा सा इनका ध्यान समझना है, ये इनकी केमिकल नेचर से जुड़ा हुआ है। देखो यदि अपन कंपाउंड देखते हैं तो कंपाउंड में जो बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड जिसको कहा जाता है, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के बीच में,
वो आयनिक होता है या फिर कोवेलेंट होता है? आयनिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है मेटल टू नॉन मेटल, करेक्ट। अब ये वैसे तो कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल का बन रहा है, जिसमें ट्रांजिशन मेटल है और इनमें से एक नॉन मेटल का छोटा सा एटम होगा। लेकिन यहां पर जैसे जनरली हम कहते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मेटल टू नॉन मेटल, और आयनिक बॉन्ड बनता है जनरली। लेकिन क्या ऐसा यहां पर हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। या मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़े हो रहा है, मेटल का लेटेस्ट था वैसे के वैसे, उसके बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस बचे हुए थे उसमें छोटे छोटे से एटम आके बस फिट हो गए, ओनली द फिट, बस वो फिट हुए हैं। उसका इन एटम्स के साथ में कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टिसिपेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या हम कहें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए ये जो कंपाउंड बने दे आर नाइदर आयनिक नॉर कोवेलेंट। यदि इन मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इन पे चला जाता और इन पे माइनस आ जाता, जैसे H है तो H माइनस आ जाता, तो हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड है। यदि मेटल और इनके बीच में, मेटल का जो एटम है और ये जो छोटे छोटे एटम आए B से N H, इनमें से इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती तो हम कहते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इट मीन्स दे आर नाइदर आयनिक नॉर कोवेलेंट, दे आर नाइदर आयनिक नॉर कोवेलेंट। ठीक है, फिर है क्या है? देखो ये अलग टाइप के कंपाउंड, यहां कोई रिएक्शन नहीं हुई, यहां कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर हम कहें कि कोई किस टाइप का बॉन्ड नहीं है, यहां पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, उस टाइप का अट्रैक्शन नहीं है। ये क्या है? केवल कि जो मेटल बन रही थी, मेटल थी, मेटल का क्रिस्टल लेटिस था ये, जिसमें मेटल आयंस थे और फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे थे, और इनके बीच में अट्रैक्शन था। इनके बीच में क्या था? अट्रैक्शन था। अब ये छोटे छोटे जो एटम जो थे वो इनके बीच का जो स्पेस है बस इसमें आके फिट हो गए, जगह थी, जगह में वो आकर फिट हो गए, और इनका इनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। मेटल के जो आयन है, ये पार्टिकल जो ओपन गए, उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, बस बीच की जगह जो थी उसको उन्होंने फिल कर दिया, उसको उन्होंने क्या कर दिया? फिल कर दिया। तो यहां पर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना इनके बीच में, ये केमिकली कंपाउंड नहीं है, ये बस ये फिट हो रहे हैं, इसलिए इनको अपन कह रहे हैं कि ये नाइदर आयनिक नॉर कोवेलेंट। और ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक वर्ड है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है जिसको आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं फिक्स रेशियो के अंदर जो है ज्वाइन होते हैं, वो इनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे हम बात करें कि H2O, H2O कैसे बनता है? तो H2O ही बनता है, H3O क्यों नहीं बनता? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 हाइड्रोजन से शेयर करेगा, तो 2 की रिक्वायरमेंट, इसलिए 2 ही हाइड्रोजन शेयर करेगा, 3 से नहीं करेगा। इसलिए यहां पे फिक्स रेशियो बन गया H और O का 2:1। ये इसकी स्टोइकियोमेट्री है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। कोवेलेंट में भी ऐसे आयनिक में भी ऐसे होता है। आयनिक जैसे बन गया NaCl, तो 1:1 में क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, यहां प्लस आ गया, माइनस आ गया, इनके वैलेंसी है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए ये जो एटम यहां पर इनसे जुड़ेंगे, उनका इन मेटल के साथ में, मेटल और ये छोटे जो एटम है, इनका कोई फिक्स रेशियो फॉलो नहीं किया जाएगा। बस ये तो ये है कि ये एटम, ये जो बीच की जगह बच रही थी उसमें फिट हो रहे थे। अब ऐसा कोई परमानेंट नहीं है कि सभी जगह पे जाके वो फिट हो, कुछ जगह खाली भी रह सकती है, कुछ ऐसे भी होंगे जहां डेंस एरिया होगा, जहां पे सारे स्पेस फिल हो जाएंगे, कुछ एरिया मेटल लेटिस के ऐसे भी आएंगे जहां पर ये एटम फिट हो ही नहीं पाएंगे। तो कोई फिक्स रेशियो फॉलो नहीं होगा। जैसे हम बात करें, जैसे मान लो ये रेशियो, ये एरिया है, तो इसमें हम कहेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 6 जो आयरन्स हैं, यहां पर एक ये लेयर मान ले, 3 आयरन के बीच साथ में क्या जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला क्या बन गया? Fe3S2। अब जो नेक्स्ट लेयर आई उसमें एक ही जगह पे हाइड्रोजन आया, इस जगह पर हाइड्रोजन नहीं आया, यहां पे फ्री स्पेस रह गया, तो 3 आयरन के साथ कितना हाइड्रोजन आया? 1। पहले इस पार्ट का फॉर्मूला था Fe3S2, यहां बन गया Fe3H, करेक्ट। तो इस तरह से हो सकता है अगले वाला जो एरिया उसमें 4 जो Fe है उनके बीच में 2 H आ जाए, तो यहां और एक स्पेस यहां का खाली रह जाए, तो इस एरिया का फॉर्मूला बन गया Fe3S2। तो यहां पर थ्रू आउट द क्रिस्टल लेटिस जो मेटल है और ये छोटे जो एटम्स हैं, छोटे जो एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स छोटे स्मॉल साइज के हैं, इनका कोई फिक्स रेशियो फॉलो नहीं होता। ये जो रेशियो होता है इनका, ये पार्ट वाइज चेंज होता है, इसलिए इनको कह रहे हैं अपन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, क्योंकि इनकी कोई फिक्स स्टोइकियोमेट्री नहीं होती। स्टोइकियोमेट्री होती है जब 2 कंपाउंड में 2 एलिमेंट जुड़ते हैं तो उन एलिमेंट्स का जो फिक्स रेशियो होता है,
जिस रेशियो में उनके एटम जुड़ते हैं उसको कहा जाता है स्टोइकियोमेट्री। जैसे H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की स्टोइकियोमेट्री लिखी जाती है 2:1, NaCl में 1:1। तो ऐसी यहां पर कोई स्टोइकियोमेट्री नहीं होती है। इसलिए इनका जो फॉर्मूला है जनरली अपन देखें तो इसका फॉर्मूला जनरली कई बार ऐसे लिखा हुआ मिलता है, जैसे VH 0.56। अभी 0.56 का क्या मतलब हुआ? वेनेडियम का एक जो एटम है उसके साथ हाइड्रोजन का 0.56 एटम जुड़ रहा है। इसका क्या मतलब क्या है? हाइड्रोजन का कम से कम एक एटम तो जुड़ना चाहिए, ये एवरेज है। किसी पार्ट में जुड़ रहा है वेनेडियम के साथ एक हाइड्रोजन 1:1 में जुड़ रहा है, किसी में हाइड्रोजन आ ही नहीं रहे तो 1:0 हो गया। इस तरह से एवरेज देखते हैं अपन, तो जितने वेनेडियम पर वेनेडियम हाइड्रोजन का जो एटम आता है वो कितना आएगा? 0.56। वो एवरेज फॉर्म में है। वो इसलिए आया क्योंकि अलग अलग पार्ट में इसकी जो स्टोइकियोमेट्री है पर वेनेडियम जो हाइड्रोजन के एटम है वो वेरी करेगी, क्योंकि यहाँ केमिकल कोई बॉन्ड बन नहीं रहा, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजेक्शन होकर कोई वैलेंसी के अकॉर्डिंग नहीं जुड़ रही, बस खाली जगह थी वहां पे एटम आके फिट हो गए। करेक्ट? तो इस तरह के कंपाउंड होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। लास्ट में हम देखते, और इनकी प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस कर ली। लास्ट में हम थोड़ा सा देखते हैं अलॉय के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज। छोटा सा पॉइंट है, यहां से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, यहां से बस यही पूछा जाता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है वो अलॉय फॉर्म क्यों करती है। दे फॉर्म अलॉय, वी ऑल नो अलॉय फॉर्म करती है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहता है, बस हमें जस्टिफाई करना पड़ता है कि अलॉय फॉर्म क्यों करती है। अलॉय जैसे हम सब जानते हैं, अलॉय क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें दो सॉलिड आपस में जुड़े होते हैं, सॉल्यूशन होता है सॉलिड का सॉलिड के अंदर, और जो दोनों सॉलिड लिए जाते हैं वो मेटल लिए जाते हैं, यानी दो या ज्यादा मेटल आपस में मिक्स हो जाती है एक फिक्स रेशियो में। ठीक है, एक मिक्सचर बनाती है, केमिकल रिएक्शन नहीं होती, केवल मिक्सचर बनाती है। उस होमोजेनियस मिक्सचर को या उनका जो सॉल्यूशन बनता है दो या दो से ज्यादा मेटल का, उसको अलॉय कहा जाता है। अब डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती है, जनरली अपन देखें तो डी ब्लॉक की मेटल्स के बहुत सारे अलॉय बनते हैं। डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती है जैसे ब्रास है, ब्रोंज है, और भी गन मेटल है, इनमें कॉपर, आयरन, वेनेडियम, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट ये मेटल जरूर रहती है। तो सवाल यहां पर यही है कि ये अलॉय क्यों बनाते हैं, अलॉय कौन कौन सी है, कौन कौन सा उनका कंपोजिशन है, वो यहां का पार्ट नहीं है। वो अपन चाहे मेटलर्जी में है वो, और वहां से उसको लर्न कर सकते हैं, वहां से क्वेश्चन भी नहीं आता। क्वेश्चन यहां पर जो आता है वो ये है कि डी ब्लॉक की मेटल्स जो होती है अलॉय फॉर्म क्यों करती है, उनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि वो अलॉय इजीली फॉर्म कर देती है। तो इसका सीधा सा रीजन है, देखो अलॉय फॉर्म होने के लिए मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उनकी जो एटॉमिक साइज है, डिफरेंस इन एटॉमिक साइज, या हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, ये होना चाहिए अबाउट 15%। अबाउट 15% का उसमें क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। किसमें? एटॉमिक साइज में। तो जिन मेटल्स के साइज में अबाउट 15% का डिफरेंस है वो इजीली जुड़ जाती है और क्या बनाती है? अलॉय। इससे थोड़ा सा जैसे ज्यादा डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही उन मेटल्स का आपस में जुड़कर अलॉय बनाने की जो टेंडेंसी होगी वो हार्ड हो जाएगी। थोड़ा सा आगे पीछे चलता है, जैसे मान लो कि यहां पर 16% हो जाए, 20% हो जाए, 18% हो जाए, 13% हो जाए, तो वो ठीक है, उसमें भी अलॉय बन जाएगा। आइडियली ये है 15% का साइज का डिफरेंस होगा वो बहुत जल्दी अलॉय बनाती है। करेक्ट? तो ये जो पैरामीटर होता है ये फॉलो करती है डी ब्लॉक की मेटल्स। डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती है हम कहें ट्रांजिशन मेटल्स, उनकी साइजेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, उनकी साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे हम देखते हैं, हमने इससे पहले जो एक लेक्चर था उसमें इनके साइज के बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। जब हम 3D सीरीज में जैसे लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो शुरू में साइज थोड़ी डिक्रीज होती है, फिर अप्रोक्सीमेट इक्वल रहती है, फिर थोड़ी सी इंक्रीज होती है। तो यहां देख रहे हैं ज्यादा वेरी नहीं कर रही साइज, ज्यादा वेरिएशन ही। 3D से 4D सीरीज एलिमेंट में जाए अपन किसी ग्रुप में तो साइज बढ़ती है, 4D और 5D में फिर जाके क्या हो जाती है? अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाती है। तो ग्रुप वाइज भी ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो भी कोई ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं मेटल्स के जिनकी साइजेस में अबाउट 15% का डिफरेंस है, इसीलिए ये मेटल्स आपस में जुड़ जाती है। एक जो मेटल होती है उसमें दूसरी मेटल जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है होमोजीनियसली और अलॉय को फॉर्मेशन कर लेती है। इन होमोजेनियस मिक्सचर एक सॉल्यूशन बना लेती है जिसको क्या कहा जाता है? अलॉय कहा जाता है। नाउ दिस वीडियो लेक्चर इज कंप्लीट। इसमें हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तीन जो मेन प्रॉपर्टीज थी उनको डिस्कस किया। सबसे पहले जो था हमने इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी डिस्कस की, फिर डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एंड लास्ट में डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज।
अब डी ब्लॉक मेटल्स की जो मेन प्रॉपर्टीज बची हुई है 2 या 3, जैसे कलर्ड आयन बनाते हो एक्वस सॉल्यूशन में, डी ब्लॉक के जो आयन्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, और साथ में इनके ऑक्साइड की जो नेचर होती है, एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है। तो ये 2-3 पॉइंट बचे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीट हो जाएगी। इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू इन योर स्टडीज, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।